हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम क्लासेस। तो फाइनली जेक बोर्ड क्लास 9 और क्लास 11 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज हम वही फिजिक्स क्लास 11 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में रहेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक सॉल्व करेंगे। मेरे वीडियो को दो पार्ट में बनाने का मकसद ये है कि अगर एक ही वीडियो बनता तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते पूरे वीडियो को देखने में। इसलिए मैंने छोटे छोटे दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड किया है। आज फर्स्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो कल के क्लास में आएगी। बच्चों, अगर आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को रिवाइज करना चाहते हैं फिजिक्स का, तो आप हमारे 500 क्वेश्चन सीरीज को ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन देख लेते हैं, जेसी बोस, एच.जी. भाभा, एम.एन. साहा और सी.वी. रमन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी.वी. रमन। सी.वी. रमन सर को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? रमन इफेक्ट के लिए मिला था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, तो सुब्रमण्यन चंद्रशेखर सर को भी फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन फिजिक्स कैटेगरी में सिर्फ दो ही नोबेल प्राइज़ अपनी इंडिया को मिला है। पहला सी.वी. रमन और दूसरा है सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा 1 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है? MKS, CGS, SI और डेसिबल। हम लोग जानते हैं पहले का जो तीनों ऑप्शन है ये सब क्या है? सिस्टम है। SI ये सिस्टम्स है यूनिट्स का। पहला MKS, ये शॉर्टकट है किस चीज़ का? MKS। M मतलब होगा मीटर, K मतलब किलोग्राम और S मतलब सेकेंड। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे MKS में M क्या है, तो M है आपका मीटर, K किस चीज़ को डिनोट करता है? K डिनोट करता है किलोग्राम को और S डिनोट करता है सेकेंड को। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग लेंथ को यानी दूरी को मीटर में मेज़र करते हैं, वजन को, मास को यानी किलोग्राम में मेज़र करते हैं और टाइम को यानी वक्त को हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो ये एक सिस्टम है यूनिट्स का। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं हो सकता है। अगला है CGS। क्या ये एक सिस्टम है? हाँ जी, ये भी सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग क्या मेज़र करते हैं? सेंटीमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? सेंटीमीटर। किसको मेज़र करते हैं सेंटीमीटर से? लंबाई को या दूरी को। दूरी को हम लोग मेज़र करते हैं सेंटीमीटर से। अगला जी मतलब ग्राम से किसको डिनोट करते हैं हम लोग? किसको मेज़र करते हैं? ग्राम से हम लोग मास यानी कि वजन को मेज़र करते हैं। अगला है समय यानी कि टाइम को हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं। ठीक है। और अगला है SI, इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें टोटल 5 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसके यूनिट्स है। आप लोग उसको याद कर लेना, अगले क्वेश्चन में दिया भी हुआ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट्स। तो ये भी एक सिस्टम है। जो लास्ट ऑप्शन नंबर है डी है, डेसिबल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। किसका? और ये है आपका साउंड का जो इंटेंसिटी होता है, कितने ज़्यादा मात्रा में आवाज़ आ रही है, उसे हम लोग डेसिबल से मेज़र करते हैं। तो डेसिबल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। डेसिमल कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है। डेसिबल के अलावा बाकी तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। अगर मैं बात करूँ SI सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, मीटर। बच्चों मीटर किस चीज़ का यूनिट होता है? मीटर लंबाई का यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है। अगला है किलोग्राम किस चीज़ का यूनिट होता है? हम लोग जानते हैं मास का यानी कि द्रव्यमान का यूनिट होता है। सेकेंड किसका यूनिट होता है? टाइम यानी कि समय का यूनिट होता है। अगला एम्पियर, आप लोग साथ के साथ नोट भी करते चलोगे बच्चों। एम्पियर किस चीज़ का यूनिट है? एम्पियर करंट का, विद्युत धारा का यूनिट है। केल्विन किस चीज़ का यूनिट है? केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। और लास्ट फिर है मोल किस चीज़ का यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है। और लास्ट में है कैंडेला किस चीज़ का यूनिट है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो आप लोगों को ये सारे के सारे याद हो जाना चाहिए। सबसे पहला मीटर किस चीज़ का यूनिट है? मीटर लेंथ यानी कि लंबाई का यूनिट है।
मीटर, लेंथ यानी कि लंबाई का यूनिट है। किलोग्राम, किलोग्राम किस चीज़ का यूनिट है? किलोग्राम है मास का यानी कि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट है। सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है? सेकेंड है टाइम का यूनिट। सेकेंड के बाद एम्पियर, एम्पियर किस चीज़ का यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर के बाद केल्विन, केल्विन किसका यूनिट होता है? केल्विन टेम्परेचर का यूनिट होता है यानी कि तापमान का यूनिट होता है। अगला है मोल, MOLE, मोल। मोल किस चीज़ का यूनिट होता है? मोल होता है यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट। और मोल के बाद फाइनल लास्ट क्या है? कैंडेला। कैंडेला किसका यूनिट था बच्चों? कैंडेला यूनिट होता है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी का यूनिट होता है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारे यूनिट्स को लिख लोगे और इसे याद कर लोगे। ऐसा यूनिट से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है आना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ द स्पीड विथ v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। तो आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लो, मैं पहले इसे इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ द स्पीड विथ v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ A पॉइंट से इस B पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को A से B तक जाना है और इसकी दूरी हम मान लेते कुछ भी, इसका दूरी मान लो कितना है? इसका दूरी मान लो L है, इसका डिस्टेंस L है। अब बताया ये गया है कि ये जो आधी दूरी है, मतलब A से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक, ये O पॉइंट मान लो क्या आधा दूरी है। मतलब ये अगर टोटल L है तो ये कितना हो जाएगा? L का आधा, और ये वाला कितना होगा? ये भी L का आधा। टोटल L और ये आधा, L का आधा L/2 और ये भी L/2। अब ये पहली दूरी है यानी L/2, इसे चलने में v1 स्पीड लगाया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक v1 स्पीड से चला है। फिर यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से चला है? v2 स्पीड से चला है। आपको बताना है जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, उसकी औसत चाल कितनी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम लोग को अगर हम देखोगे, आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है क्या? जी हाँ पता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट L/2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट L/2 है। लेकिन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? हमें तो टोटल टाइम नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? पहले इस पार्ट में जब A से लेके O तक चला इस पार्ट का टाइम निकालेंगे, फिर O से जो B तक चला इस पार्ट का टाइम निकालेंगे और फिर ये दोनों टाइम को जोड़ देंगे। तो चलिए पहले हम लोग टाइम निकालते हैं। जब A से O तक चला है, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बच्चों? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। जब ऑब्जेक्ट A से O तक चला है तो इसका टाइम कितना लगा होगा? इस जगह में टाइम मान लो t1 टाइम लगा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस L/2 है। और स्पीड कितना है? स्पीड आपका v1 है। वैसे ही जब यहाँ से यहाँ तक चला है इस वक्त टाइम कितना लगा है? अगेन आप टाइम निकाल सकते हो, इसको t2 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस यानी कि L/2 और स्पीड यानी कि v/2। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट था, एक वस्तु था जो A से B तक चला है, जो पहला आधा डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से चला है, फिर जो बचा हुआ जो दूरी है उसको चलने में उसने v2 वेलोसिटी यूज़ किया है। आपको बताना ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। हम लोग क्या किए? सबसे पहले ये दूरी को हमने L मान लिया, टोटल दूरी को। तो अगर टोटल दूरी L है तो उस दूरी की आधी कितनी हो जाएगी? L/2, और ये आधी दूरी किसके बराबर? L/2।
तो जो पहला l/2 है वो कितना स्पीड से चला है, ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से चला है। जो दूसरा l/2 है वो कितना स्पीड चला है, वो v2 वेलोसिटी से चला है। अब जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक L2 और यहाँ से यहाँ तक L2, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट L होता है, ठीक है। लेकिन टोटल टाइम हमें नहीं पता था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाला। टाइम कैसा निकाला, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट L/2 और स्पीड कितना, यानी कि वेलोसिटी कितना है v1। वैसे हमने यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी निकाला, इसमें डिस्टेंस कितना था L/2 और वेलोसिटी कितना था v2, ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या A से B तक यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट L, और नीचे टोटल टाइम यानी कि T1 प्लस T2। तो T1 का वैल्यू कितना है बच्चों, L/2 बाई v1 और प्लस T2 का वैल्यू कितना, L/2 नीचे में v2। आगे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर में क्या हो जाएगा L। अब नीचे को हम लोग ऐड करते हैं, मैं इसे अलग से रफ में ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा बोर्ड ना भर जाए। देखो क्या ऐड करना है हमें, L/2 बाई v1 प्लस L/2 बाई v2। हम इसे और किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, L बाई ये v1 और 2 नीचे है तो दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं, तो 2v1 बनेगा प्लस L/2v2। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेते हैं हम लोग, 2v1 और 2v2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2v1v2 एलसीएम। जब आप इस नंबर से डिवाइड करोगे आपके पास v1 बचेगा, v1 इंटू एल, तो ये सॉरी जब इस नंबर से डिवाइड करोगे आपको v2 मिलेगा, v2 इंटू एल, तो ये बनेगा L/v2 प्लस जब इससे डिवाइड करोगे आपको मिलेगा v1 इंटू एल, तो ये बनेगा आपका L/v1। अगेन आप यहाँ से L कॉमन निकाल सकते हो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो v1 और v2 बचेगा, v1 प्लस v2 और नीचे में 2v1v2। तो ये जो सम है, जो ऐड है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। मेरा फाइनल आंसर क्या आया, L/v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v1v2। अगर आप देखोगे ऊपर भी L है और नीचे भी L, और ये L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, 1 बाई v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v1v2। इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 के नीचे है तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा, और ये नंबर चला जाएगा ऊपर, 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। मैं जानता हूँ जो बच्चे पहली बार ये सब देख रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जो बच्चे प्रैक्टिस की इस तरह के क्वेश्चंस का उन्हें ज़्यादा डिफिकल्ट फेस नहीं करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूँगा उसे सॉल्व करने का। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप है, डाउट सॉल्विंग ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, आप लोग वहाँ भी जा करके मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लो, मैं आपको वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। आपको इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको ये बता सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वो कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, यानी कि उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा है, और साथ में उसका डायरेक्शन भी। तो बच्चों हम लोग जानते हैं जब भी हमें कितना फास्ट जा रहा है उसके लिए लोग स्पीड या वेलोसिटी यूज़ करते हैं। और अगर अपने को डायरेक्शन, अगर आपसे सिर्फ ये पूछेंगे कितना हाउ फास्ट, तो इस सवाल के लिए हम लोग कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, स्पीड या फिर
वेलोसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें नो डायरेक्शन, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, विथ डायरेक्शन होता है। अब जो सवाल आपसे पूछा गया है उसमें विथ डायरेक्शन यानी कि क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होना चाहिए। और कैसा वेलोसिटी होना चाहिए? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मतलब इस वक्त किस स्पीड से मूव कर रहा है। उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपसे ये पूछे कि हाउ फास्ट इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, है ना, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और डायरेक्शन ना बोले तो हम लोग क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हो तो इस वक्त का ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उस वक्त कितना स्पीड है वो बात पता चल जाएगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपको ये भी जानना हो तो आप क्या निकालोगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन का 5 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जब लोग प्रोजेक्टाइल होता है उसका मैक्सिमम रेंज कितना होता है, यानी कि कितना दूर जाता है। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंकना है, एक ऑब्जेक्ट को आप मान लो यहाँ से फेंकना चाहते हो, पत्थर फेंकना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये पत्थर ये मैक्सिमम दूरी तय करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इस पत्थर को 45 डिग्री का एंगल में फेंकना पड़ेगा। किस एंगल में फेंकना पड़ेगा? 45 डिग्री का एंगल में। और उस वक्त जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर, यानी कि कितने दूरी पर गिरा है, इसका वैल्यू होता है यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी, यू यानी कि कितना वेलोसिटी से आप फेंक रहे हो और जी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अ बॉडी ट्रेवल्स अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 2 मीटर। तो एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है और इसका रेडियस कितना है, इसका त्रिज्या कितना है? 2 मीटर इसका त्रिज्या है। ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है इस सर्कल में, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि आर का वैल्यू है 2 मीटर। और क्या गिवन है बच्चों? और गिवन है लीनियर वेलोसिटी, यानी v का वैल्यू है v इक्वल टू गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा आपसे पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। बच्चों लोग जानते हैं v इक्वल टू होता है फॉर्मूला होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। और v मतलब क्या? v मतलब लीनियर वेलोसिटी, r मतलब क्या? r मतलब रेडियस, और ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी। आपको यहाँ पे v का वैल्यू दिया है यानी कि लीनियर वेलोसिटी गिवन है, r भी दिया हुआ यानी कि रेडियस भी गिवन है, और आपसे निकालने बोला गया एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा निकालना है। तो जो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू ये v डिवाइडेड बाई r। अब आप सिंपल वैल्यू पुट कर दो, v के वैल्यू कितना है? 6 और r का वैल्यू कितना है? 2। तो 6 से 2 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा आपको? 3। तो ओमेगा का आंसर होगा 3 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रेडियन पर सेकेंड। चलो अगला सवाल है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर, स्केलर, टेंसर और नन ऑफ दिस। बच्चों आपको दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, एक हो गया आपका स्केलर, और एक होगा वेक्टर। स्केलर में क्या होगा? स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा, जबकि वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड के साथ साथ और क्या रहेगा? डायरेक्शन भी रहेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी रहेगा। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको याद कर लेना चाहिए। एग्जांपल्स की अगर बात करूँ, जैसे टाइम स्केलर क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी,
एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, एक्सलरेशन, वर्क स्केलर क्वांटिटी, पावर स्केलर क्वांटिटी। ये बेसिक है, ये सब आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। तो सवाल पूछा गया था एक्सलरेशन किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है, तो बच्चों एक्सलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 का फिर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा ये सब में से अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है, डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी, स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, तो आप उसमें क्या करोगे, जिस तरह से याद करो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लोगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, अ स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। मैं इक्वेशंस पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। अगला है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, मास मल्टीप्लाई एक्सलरेशन। देन वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसमें पूछा गया हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द इक्वेशंस, तो इसमें कितना सारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बात करें पावर, तो पावर कौन सा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कौन सा क्वांटिटी है, वर्क, सॉरी यहाँ पे वर्ड हो गया, यहाँ पे वर्क होना चाहिए। वर्क कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, तो ये हो गया स्केलर, ये भी हो गया स्केलर। टाइम भी हम लोग जानते हैं स्केलर होगा। फोर्स कौन सा क्वांटिटी है बच्चों, फोर्स आपको याद रखना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। मास कौन सा क्वांटिटी है, मास आपका होगा स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर। वेट कौन सा क्वांटिटी होता है बच्चों, वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो मास बनेगा आपका स्केलर। एक्सलरेशन देखो कौन सा क्वांटिटी है, एक्सलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको कितना सारा वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, एक वेक्टर फोर्स, एक वेक्टर एक्सलरेशन, एक वेक्टर वेलोसिटी और एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो कितना सारा आपको वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलता है, आपको टोटल 4 वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है इसमें। अगेन, टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट अ सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ न्यूटन्स विच लॉ। देखो बच्चों, जब भी कोई कपड़ा भींगा हुआ रहता है, तो हम लोग जैसे मान लो ये कपड़ा अगर ये भींगा हुआ हो, तो हम लोग इसमें से पानी कैसे करते हैं, हम लोग इस तरह से झटक देते हैं। तो जैसे हम लोग झटकते हैं पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। अब इसमें न्यूटन का कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ है, किस लॉ का हम लोग एडवांटेज ले रहे हैं, तो बच्चों ये होगा न्यूटन का पहला नियम, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कैसा रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसा ही रहेगा, वो मोशन में ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना कर रहा हो। जब तक कि कोई भी चीज़ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, जो वस्तु रुका हुआ अवस्था में वो रुका हुआ रहना चाहेगा, जो वस्तु चलती हुई अवस्था में रहता है वो चलती हुई अवस्था में रहना चाहेगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो इस कपड़े का बात करें, इस कपड़े में जो पानी का पार्टिकल है, जो पानी का बूंद है, वो इसमें चिपका हुआ रहना चाहेगा, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट में है, यानी कि ये रुका हुआ स्थिर अवस्था में। बट जैसे ही हम इसे झटक देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये वस्तु मोशन में आ जाती है ना, ये कपड़ा मूव करने लग जाता है। लेकिन सोचो, जैसे मान लो इस पॉइंट का बात करें, इसमें एक पानी का पार्टिकल इसमें अटका हुआ है, इसको मैंने जोर से झटक दिया तो पानी का पार्टिकल तो वही रहना चाहेगा, और ये कपड़ा क्या हो गया, आगे चला गया। इस तरह से कपड़ा से पानी अलग हो जाता है। इसे हम लोग किस लॉ का हेल्प से समझ सकते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आगे 11 नंबर क्वेश्चन, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉयल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। जैसे हम लोग बुलेट से गन से बुलेट फायर करते हैं, हमें एक रिकॉयल फील होता है। रिकॉयल मतलब जैसे मान लो ये एक गन है, ये गन है, इसमें से जैसे ही आप फायर करते हो
तो यहाँ से क्या होगा, बुलेट बाहर निकलेगा, यानी कि गोली यहाँ से बाहर निकलती है। जैसे हम लोग ऐसे इस तरह से बुलेट बंदूक से गोली चलाते हैं तो ये बंदूक अपने आप पीछे की ओर हो जाती है, इसे हम लोग कहते हैं रिकॉइल होना। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो बंदूक निकला है इसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब इस लीनियर मोमेंटम और इसका डायरेक्शन किधर होगा, आगे तरफ होगा, और इस मोमेंटम को मैच करने के लिए बंदूक के पास भी लीनियर मोमेंटम आता है जो उसका डायरेक्शन पीछे तरफ में होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग का जो बंदूक है वो पीछे की ओर आ जाता है। तो ऐसा क्यों है? अब ऑप्शन नंबर 11 का बी देखो, बिकॉज द बुलेट हैज़ लार्ज लीनियर मोमेंटम। बुलेट का जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट। बच्चों वेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? वेट इक्वल टू m इंटू जी। वेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इसमें कितना दिया है? 2 kg, और जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 9.8। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9.8 को 2 से, तो ये आंसर होगा 19.6। और वेट का यूनिट आपको याद रखना क्या होता है? न्यूटन होता है ना। वेट का यूनिट होता है न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19.6 न्यूटन। आप लोग इसे नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स व्हिच लॉ। अगर आप एक्सपीरियंस किए होंगे, जब भी आप किसी बस में जा रहे हैं, ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाए तो हम लोग आगे की तरफ से झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? न्यूटन का कौन सा लॉ इस इवेंट को, इस घटना को एक्सप्लेन कर सकता है? तो चलो मैं अभी पढ़े न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो चलते हुए अवस्था में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ अवस्था में रहना चाहेगा। मान लो आप इस बस के अंदर में बैठे हुए थे, इस तरह से ये बस था और आप इस बस के अंदर में ऐसे बैठे हुए थे। अब क्या होगा, ये बस चूंकि चल रहा था और आपका बॉडी भी चल रहा था, बस इस तरफ आगे जा रहा था और आपका बॉडी भी बस के साथ साथ में जा रहा था, तो आपका बॉडी ये चाहेगा कि आप इस तरह से चलते हुए अवस्था में रहे, चलते हुए कंडीशन में ही रहे। लेकिन बस का ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो बस को तो रुकना पड़ेगा, लेकिन आपका बॉडी चाहेगा कि इस तरह से आगे ही चलते रहें, ठीक है। आपका बॉडी चाहेगा ऐसे आगे चलते रहे, लेकिन बस रुक गया है और आप क्या हो जाएगा फिर इस तरह से आगे की ओर ऐसे झुक जाते हो, ठीक है ना। तो ये किसके वजह से हुआ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के वजह से हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन नंबर ए, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 14, कंजर्वेशन मोमेंटम इज अ कॉलिजन इन अ कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, बच्चों जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉलिजन होता, टकराता है, दो ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट मान लो बी है, अब ये दोनों आपस में आके मान लो कोलाइड करता, दोनों आपस में आके मान लो टकरा जाता है। अब इसमें एक चीज़ हमेशा कंजर्व रहती है, वो क्या है? लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहती है। इस चीज़ को हम लोग किस लॉ से, कौन कौन से लॉ से हम लोग समझ सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझ सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से समझ सकते हैं, या न्यूटन सेकंड लॉ से समझ सकते हैं, या न्यूटन्स सेकंड एंड थर्ड लॉ से समझ सकते हैं। तो बच्चों इस घटना को हम लोग न्यूटन्स का सेकंड और थर्ड लॉ दोनों से समझ सकते हैं। देखो सेकंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी, पी क्या है? पी आपका है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। चूंकि आप बाहर से और कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, बाहर से और कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो जो F का वैल्यू है वो जीरो है, F का वैल्यू जीरो है, और F का वैल्यू जीरो है तो dp बाई डी टी का वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगा। और dp बाई डी टी का वैल्यू जीरो कब होता है? जब p आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आप लोग डिफरेंशिएशन में जानते होंगे, कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, और अगर dp बाई डी टी का वैल्यू जीरो है यानी p क्या होना चाहिए? मस्ट एक कांस्टेंट होना चाहिए, तभी dp बाई डी टी का वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड लॉ से भी इस बात को समझ सकते हैं। अगला थर्ड लॉ से भी हम लोग चाहे तो समझ सकते हैं। क्या सर थर्ड लॉ भी इस पे एप्लीकेबल होगा? बच्चों ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर में जितना फोर्स लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर में तो उतना ही फोर्स लगाएगा ना।
जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराता है, ये इस पे जितना फोर्स लगाता है ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाता है। और ये हम लोग किस लॉ में पढ़े? न्यूटन का थर्ड लॉ में पढ़े हैं। तो कॉलिजन में न्यूटन का दो लॉ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। अगला सवाल है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक मान लो इस तरह से फ्लैट सरफेस है, इस तरह से एक जमीन है, इसके ऊपर में आपने एक ब्लॉक रखा, इसका मास कितना है? इसका मास है m। अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस। आपने इसमें एक फोर्स लगाया, क्यों फोर्स लगाया? ताकि इस सरफेस का पैरेलल ये आगे चल सके, मतलब सरफेस के ऊपर में ये चल सके, सिंपल भाषा में। द फ्रिक्शनल फोर्स, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब ये जो सरफेस है इसके ऊपर में एक फोर्स लगाएगी, ये सरफेस इसको रोकना चाहेगी। कौन सा फोर्स है? उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। अब बोला गया ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? बच्चों हम लोग जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, या फिर F इक्वल टू म्यू इंटू एम जी होता है। ये होता है फार्मूला फ्रिक्शन फोर्स का निकालने का, F इक्वल टू म्यू एम जी। ठीक है, तो म्यू क्या होता है? हर सरफेस का अलग अलग होता है, ठीक है ना, अलग अलग सरफेस का। अगर कोई स्मूथ सरफेस है म्यू का वैल्यू कम होगा, अगर कोई रफ सरफेस है तो ज़्यादा अपोज करेगा, म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो म्यू एक क्या है? कांस्टेंट है। जी क्या है बच्चों? जी हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू 9.8 होता है। तो एफ का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एम के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मास ऑफ द बॉडी के ऊपर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो 15 का क्या होगा आंसर? बी नंबर, मास ऑफ द बॉडी। 15 का आंसर होगा बी नंबर। इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, किसी भी तरह का कॉलिजन में लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो बच्चों किसी भी तरह का कॉलिजन का अगर हम बात करें, इलास्टिक हो चाहे नॉन इलास्टिक हो, उसमें दो चीज़ हमेशा कंजर्व रहती है। पहला क्या? पहला पी यानी कि लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम के अलावा और क्या कंजर्व रहता है? लीनियर मोमेंटम के अलावा कंजर्व रहता है आपका टोटल एनर्जी, ई यानी कि टोटल एनर्जी। यह बात आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी तरह का कॉलिजन में दो चीज़ हमेशा क्या होगा? फिक्स रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। पहला चीज़ क्या होगा? लीनियर मोमेंटम, और दूसरा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, तो 1 नंबर तो सही होगा। सेकंड नंबर काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। बच्चों जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो, टोटल एनर्जी जो है मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सब मिला करके वो कंजर्व होना चाहिए, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा ऐसा जरूरी नहीं है सारे टाइप के कॉलिजन में। तो 16 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए। 16 का ऑप्शन ए, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अगला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इंटू डैश इंटू हाइट। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी पी इक्वल टू, हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं एम इंटू जी इंटू एच। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, मास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम मास तो दिया हुआ है, और लास्ट में क्या दिया हुआ? हाइट दिया हुआ है, और ये जी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? जी, स्मॉल जी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में जो एरिया होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है? देखो, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें एक तरफ में मैं क्या लेता हूं? फोर्स लेता हूं, और दूसरी तरफ में डिस्प्लेसमेंट, और आपका ग्राफ इस तरह से बनता है मान लो, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो एरिया कौन सा होगा? ये होगा एरिया। ये एरिया आपको किस चीज़ को डिनोट करेगा ये आपको बताना है।
तो बच्चों एरिया मतलब क्या हो जाएगा, एरिया सोचो, ये जो एरिया है ना जिसका नाम देते हैं ABCD, ये एरिया आपको कैसे मिलेगा, जब आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जैसा ही आप मल्टीप्लाई करते हो, हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये वर्क डन के बराबर हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। बोला गया है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो ये जो फोर्स हम एक डायरेक्शन में मैंने क्या लिया फोर्स, दूसरे डायरेक्शन में मैंने क्या लिया डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बीच का एरिया, ये रहा एरिया। अब एरिया कैसे निकलता है, जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपने कर दिया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, हम लोग जानते हैं वर्क। यानी कि जो एरिया है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, एरिया डिनोट कर रहा है वर्क को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्क डन। तो बच्चों ये आप लोग था क्वेश्चन नंबर 18 तक, आप लोग इसे नोट कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, ये सब पूछा गया। तो बच्चों हम लोग दो तरह का मोशन पढ़े, दो तरह का पहला मोशन हम लोग का लीनियर था और एक हम लोग का क्या था, रोटेशनल था। रोटेशनल है ना, लीनियर में जिसे आप फोर्स बोलते थे, रोटेशनल में उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग टॉर्क के नाम से जानते हैं। जिसे आप मास बोलते हो लीनियर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि मास का इक्विवेलेंट क्या है, तो मास का इक्विवेलेंट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या पूछा गया, फोर्स का इक्विवेलेंट क्या है, तो फोर्स का इक्विवेलेंट होगा टॉर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, which physical quantity is represented by the product of moment of inertia and the angular acceleration। आपसे पूछा गया कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I और एंगुलर एक्सलरेशन यानी अल्फा, I और अल्फा को डिनोट करता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं फॉर्मूला I और अल्फा किसके बराबर होता है, I और अल्फा बराबर होता है टॉर्क यानी कि टाउ के बराबर होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है, इसका वैल्यू इक्वल होता है टाउ। जैसे हम लोग फोर्स में पढ़ते हैं ना लीनियर में कि F इक्वल टू ma होता है, तो m यानी कि मास, मास के जैसा एंगुलर में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने अभी बताया मास के जैसा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जैसे आप एक्सेलरेशन बोलते हो वो क्या बन जाता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। और फोर्स किसके बराबर फिर हो जाएगा, फोर्स टॉर्क के बराबर होगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये किस इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, फोर्स इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। अगर आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।